हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है। ये डिसीज़ हैं, ये रोग हैं, एलकेप्टोनेरिया, फेनाइलकीटोनुरिया। ये दोनों रोग हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस रोग से पहले। कभी कभी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो उस समय हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना। निराश तब होते हैं जब हमें सफलता नहीं मिलती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है हमें अपने ऊपर से खुद से विश्वास उठ जाता है। जब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है तो हमें सफलता नहीं मिलती है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो सफलता आपके लिए 100% मिलेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता 100% मिलेगी। ये हमारा दावा है और ये हमारा वादा भी है। तो आइए दोस्तों, अब सीधे सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। ये टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट में आता है, बीएससी में भी आता है, नीट के एग्जाम में भी आता है। आपको इतना बताया जाएगा कि किसी भी एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट होगा। तो ध्यान दीजिए, बात करते हैं एलकेप्टोनेरिया। ये कैसा रोग है? और दूसरा फेनाइलकीटोनुरिया, ये कैसा रोग है? इस रोग के विषय में सबसे पहले किसने दर्शाया था और क्या बताया था? एक साइंटिस्ट थे जिन्हें गैरड के नाम से जाना जाता है। कौन थे? गैरड। साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है? गैरड। गैरड ने 1902 में सबसे ज़्यादा स्टडी की थी, सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस रिजल्ट पर पहुंचे। कौन से रिजल्ट पर पहुंचे? कि ये रोग कब होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? जब बॉडी के अंदर उपापचय क्रिया में आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है। जब शरीर के अंदर उपापचय क्रिया जो होती है उसमें आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है, तो उस समय शरीर के अंदर अनेक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वही रोग जन्मजात बन जाते हैं, और जब वो जनरेशन टू जनरेशन पहुंचते हैं, उसका ट्रांसफर होता रहता है, तो वो वंशागत भी बन जाते हैं। एक सीधी सी बात है कि जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सभी या अधिकांश एंजाइम के माध्यम से कंट्रोल भी होती हैं और रेगुलेट भी होती हैं। और जब एंजाइम कभी कभी भाग नहीं ले पाते हैं या कोई भी एक एंजाइम भाग नहीं ले पाता है, तो ऐसी कंडीशन में उपापचय जो क्रिया होती है उसका पथ पूरा नहीं हो पाता है। और जब उसका पथ पूरा नहीं हो पाएगा तो शरीर के अंदर विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उन्हीं के ये रोग दर्शाए गए हैं, ये एलकेप्टोनेरिया और फेनाइलकीटोनुरिया। आइए अब चर्चा करते हैं एलकेप्टोनेरिया क्या है। ये एक अप्रभावी जीन के माध्यम से होने वाला रोग है। ये गैरड ने क्या बताया था? गैरड ने यह दर्शाया था कि यदि शरीर के अंदर आवश्यक एंजाइमों की पूर्ति होती रहती है तो बॉडी के अंदर कोई भी रोग नहीं होता है। अगर आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रोग एलकेप्टोनेरिया भी है। क्या विशेषता है इस रोग की? कैसे होता है ये रोग?
जब शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया होती है, जब शरीर के अंदर उपापचय की क्रिया होती है तो उस समय देखिए फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन की आवश्यकता होती है। जब फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन की उपापचयी क्रिया में क्या बनता है, एक एसिड बनता है। उस एसिड के लिए क्या बोलते हैं, होमोजेनेटिक एसिड का निर्माण होता है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, इस एसिड का विखंडन हो जाता है उनके अंदर, और जो अस्वस्थ होते हैं उन जीवों के अंदर, उन व्यक्तियों के अंदर इसका विखंडन नहीं हो पाता है। तो कंडीशन क्या होती है, तो ये सीधे सीधे एसिड बॉडी के ब्लड के अंदर मिल जाता है, रक्त के अंदर मिल जाता है। जब ये रक्त के अंदर मिल जाता है तो उस रक्त से जब यूरिया फिल्टर होती है तो उसे यूरिया के माध्यम से यूराइन के रूप में उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कंडीशन क्या होती है, इसका इंडिकेटर क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर एल कैप्टोनेरिया रोग होगा और जब वो बॉडी से यूराइन के लिए बाहर निकालता है और जब वो यूराइन वायु के कांटेक्ट में आती है तो वो ब्लैक पड़ जाती है। ये इसका सूचक है, ये इसका इंडिकेटर है, ये इसकी पहचान होती है। और इसके अलावा होमोजेनेटिक जो एसिड होता है, ये एसिड कभी कभी घुटनों के अंदर भी जम जाता है, तो इससे आर्थराइटिस रोग भी हो जाता है, जिसे घुटनों का दर्द कहते हैं, जोड़ों का दर्द कहते हैं, जोड़ों का दर्द बना देता है। तो इस तरीके से एल कैप्टोनेरिया रोग हो जाता है। क्या विशेषता थी इसकी, मैंने जो आपको लिए बताया, जब आवश्यक एंजाइम भाग नहीं लेते हैं उपापचय की क्रिया में तो उस समय क्या होता है, तो ये विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हीं की एक विकृति कौन सी है, एल कैप्टोनेरिया भी है। चलिए अब सीधी सी बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये कौन सा रोग है, ये रोग कैसे होता है और कब उत्पन्न हो जाता है। गैरेड ने क्या दर्शाया था, जब उपापचय की क्रिया होती है तो उसके लिए आवश्यक एंजाइम की जरूरत होती है, और जब एक भी एंजाइम, कभी कभी यदि एक भी एंजाइम भाग नहीं लेता है उपापचय की क्रिया में तो ये रोग हो जाते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, अप्रभावी जीन के माध्यम से ये होने वाला रोग है। और ये रोग जन्मजात तो होते ही होते हैं, लेकिन वो वंशागत भी बन जाते हैं। कैसे होता है ये रोग, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग है, जब उपापचय की क्रिया होती है तो उस समय फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक एंजाइम की जरूरत होती है, और जब उस एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये फिनाइल एलेनिन का विखंडन नहीं हो पाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जब ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो ये सीधे सीधे कहां मिल जाता है, मनुष्य के ब्लड के अंदर मिल जाता है। वो कौन सा आवश्यक एंजाइम है,
जो एंजाइम फिनाइल एल्निल के लिए टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। वो कौन सा एंजाइम है? तो मैं बताता हूं आपके लिए। फिनाइल एल्निन हाइड्रोक्सी डेज, ये एंजाइम होता है। और जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये एंजाइम फिनाइल एल्निन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में जो ये फिनाइल एल्निन है ये सीधे सीधे कहां चला जाता है? ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के अंदर मिल जाता है। और जब ब्लड से यूरिया फिल्टर होती है या यूराइन फिल्टर होता है तो उसी के साथ में इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। जिस पेशेंट के अंदर, जिस जनरेशन के अंदर ये रोग होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग होगा, जिसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर होगा, वो बच्चे डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये फिनाइल एल्निन कहां चला जाता है? ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर जम जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसकी आयु 20 से भी कम हो जाती है। ऐसे बच्चे के अंदर सोचने समझने की ज्यादा क्षमता नहीं होती है। वो बच्चे कैसे रह जाते हैं? उनकी स्किन पीली पड़ जाती है, उनके अंदर मिर्गी रोग हो जाता है, बच्चे का विकास कभी नहीं हो सकता है। ये रोग लगभग 18,000 व्यक्ति जब होते हैं, 18,000 व्यक्तियों के अंदर या 18,000 जनरेशन के अंदर, एक जनरेशन के अंदर ये रोग भी होता है। ये बताया था गैरेट ने। विशेष बात क्या है? एक एंजाइम की कमी हो गई, यानी उपापचयी क्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम हैं उस एक की कमी हो गई। उस एक की कमी होने से उसके अंदर कौन सा रोग बन गया? फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग बन गया। अगर इस एंजाइम की कमी नहीं होती तो ये रोग नहीं होता। केवल एक एंजाइम की कमी होने से ये रोग बन गया। और जब इस एंजाइम की कमी हो गई तो ये सीधे सीधे टायरोसिन में तो कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम नहीं बना। ऐसी कंडीशन में फिनाइल जो एल्निन है सीधे सीधे ब्लड में चला गया और ब्लड से यूराइन के रूप में बॉडी से इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ये इसकी विशेषता है। और जिस जनरेशन के अंदर ये रोग हो जाता है, जिन बच्चों के अंदर ये रोग हो जाता है, वो बच्चे डेवलप नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर ब्रेन का विकास नहीं होता है, उनकी आयु क्यों इतनी कम हो जाती है कि सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर क्षीण हो जाती है। वो बच्चे कभी विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ मेंटल डिफिशियंसी रोग भी हो जाता है। कौन सा रोग? मेंटल डिफिशियंसी रोग भी हो जाता है। स्किन पीली पड़ जाती है, मिर्गी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग होता है। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसे अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। किसी भी कंपटीशन के लिए ये आ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग तैयार कीजिए। और जिन बच्चों के समझ में ये वीडियो आई है तो वो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।